तो हम शुरू करते हैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। जो आपका टर्म 2 का सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें अब आपका एग्ज़ाम में 14 क्वेश्चंस आएंगे। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। 1 मार्क क्वेश्चन कोई नहीं है। आपका टर्म 1 पूरा एमसीक्यू था 1 मार्क, तो अब 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के हैं। तो सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, और उसमें आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई से भी 6 करो, आपको उस 6 में से और आएगा। हाँ, 2 क्वेश्चंस में और होगा, उनमें से एक आपको चूज़ करना होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, इसमें भी हमको एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी अगेन 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, इसमें भी हमको एक चॉइस मिलेगी और 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर का पैटर्न है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेक्शन ए का, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। AP क्या गिवन है 6, 9, 12, 15। क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और देखो यहाँ पर ही और लिखा है, मतलब आपको इसमें चॉइस है। AP के 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही AP देखी, अब हमें लिखना पड़ेगा A क्या हो गया 6, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 माइनस 6 इज 3। A25 आप चाहें तो AN का फॉर्मूला लिख दें। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A25 आपका क्या हुआ A प्लस 24D। A इज 6 एंड 24 3 ज़ा 72। 72 प्लस 6 ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आ गई 78। दिस इज 6 प्लस 72 इक्वल टू 78। ये हमारी A25 की वैल्यू आ गई। हम A15 की वैल्यू निकालें तो A15 क्या होगा A प्लस 14D। A इज 6 एंड 14 3 ज़ा 42। 42 प्लस 6 इज 48। तो 78 में से 48 को माइनस करना है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब 78 माइनस 48, आंसर क्या आया 30। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड। अब आप इसको कई तरह से कर सकते हो। आप A25 माइनस A15 को हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे कि A25 माइनस A15, तो ये हो गया A प्लस 24D माइनस A प्लस है पर बीच बीच में माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा 14D। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, 24D में से 14D माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई 10D। और हमारा D यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, A was 6, D was 3, और बस AN का फॉर्मूला मेंशन कर दें A प्लस N माइनस 1D। हाँ, AN का फॉर्मूला मेंशन किया, इसकी वैल्यू 10D आ गई। 10 3 ज़ा आंसर क्या आ गया 30। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी दी है कि क्वेश्चन करना कैसे था। हाँ, मतलब आपको ये व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो देखो इसमें इन्होंने बोला है इसके उसमें कि A आपको 1 मार्क मिल रहा है फॉर राइटिंग A6 D3। आप ये मेंशन करो कि A6 से D3 है। A25 की वैल्यू कैलकुलेट की, A15 की वैल्यू कैलकुलेट की, और A25 में से A15 को माइनस करके आंसर 30 लिखा। 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम वैसे करेंगे तो भी नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता आपका, क्योंकि वो मेथड भी करेक्ट है, पर ये तरीका है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था 7 टाइम्स, जो चॉइस वाला क्वेश्चन था। अभी तो हमें सारे ही करने हैं, एग्जाम में आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से एक अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता है। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP, तो 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, ये कह रहा है क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमको गिवन है, और हमको टू फाइंड, हमको क्या कैलकुलेट करना है इट्स 12th टर्म, A12 निकालना है। तो अब हमें क्या पता है 7 टाइम्स 7 टर्म क्या हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टाइम्स A प्लस 6D, और 5 टाइम्स A5 क्या हुआ 5 टाइम्स A5 इज A प्लस 4D। और AP के क्वेश्चन में आपको एक साइड फॉर्मूला लिख ही देना चाहिए, AN इज A प्लस N माइनस 1D। कि हम ये A7 को A प्लस 6D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A प्लस 7 6 ज़ा 42D, और ये हो गया 5A प्लस 5 4 ज़ा 20D। तो हम इन दोनों को इधर ले आएँ तो ये क्या हो गया 7A माइनस 5A
प्लस 42d माइनस 20d इक्वल टू 0। अब आप देखें 7a माइनस 5a क्या बचा 2a, और 42d में से 20d माइनस हुआ तो क्या बचेगा प्लस 22d इक्वल टू 0। देन इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचा a प्लस 11d इक्वल टू 0। व्हाट इज a प्लस 11d? a प्लस 11d इज 12th टर्म। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि a12 का आंसर 0 है। हाँ, अब a और d में रिलेशन मत निकाल लेना, नहीं तो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको 12th टर्म निकालनी थी तो वैल्यू नंबर में आएगी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखें तो इसके सॉल्यूशन में हमको क्या दिया है 7 टाइम्स a प्लस 60 इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस 4d। सब इधर लाए, 2a प्लस 22 0, a ये 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक नंबर हमारा इस स्टेप का तो जो हमने रिलेशन लिखा, 1 मार्क फॉर द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो ये सिंपल मार्किंग स्कीम भी आप साथ साथ देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो आपको क्या पता है, सबसे पहले तो इक्वेशन को ढंग से लिखो। इन्होंने mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हुई 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखें तो a क्या है 5m, b क्या है माइनस 6m और c 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर तो आएगा 4ac तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो 6m ही आएगा डिस्क्रिमिनेंट, माइनस 6m का स्क्वायर मतलब 36m स्क्वायर। तो रूट लेंगे तो रूट d की वैल्यू क्या आ गई 6m, तो 6m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 होगा तो इसके इक्वल रूट्स होंगे। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरह से भी कर सकती थी। कैसे कर सकती थी कि ये x तो ऑलरेडी कॉमन है, ये x ऑलरेडी कॉमन है इस क्वेश्चन में, तो हम x मल्टीप्लाइड बाय इस m को अंदर डाल देते, तो ये 5mx माइनस 6m इक्वल टू 0 होता। तो हम इसको 0 से इक्वेट करते तो इससे तो हमारी x की वैल्यू 0 आती, और इसको इक्वेट करने पे 5mx माइनस 6m इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया तो 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है 6/5 जी, m तो ख़त्म हो जा रहा है उधर जाकर, तो m 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। m इक्वल टू 0 ही आएगा। नाउ लेट्स चेक देयर सॉल्यूशन। मैंने दोनों ऊपर नीचे लगा दिए, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला 36m m माइनस 5 माइनस 6mx प्लस 9 कहाँ से आ गया, 9 तो क्वेश्चन में है ही नहीं। mx इंटू 5x माइनस 6, mx इंटू 5x माइनस 6। ओके, देयर इज सम मिसप्रिंट इन दिस पेपर। हाँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं रही है। इसमें 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9, तो देयर शुड बी प्लस 9 ऑल्सो। तो हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, हम इसमें प्लस 9 लगा देते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होगा mx स्क्वायर 5mx स्क्वायर माइनस 6mx और एक प्लस 9 यहाँ पर होना चाहिए, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा। हाँ, a क्या है अभी भी 5m, b क्या है माइनस 6m, अब आपका c 0 की बजाय 9 हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। कंडीशन तो अभी भी आपको मेंशन करनी है कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो b मतलब माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा
6m का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, दिस इज 36m स्क्वायर। 4 5 जा 9 4 जा 36, 36 5 जा 180, हाँ 4 5 जा 20, 29 जा 180 माइनस 180m इक्वल टू 0। तो हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पता चल गया 9 4 जा 36 है, इधर भी 36 है, तो आई कैन टेक 36m कॉमन। तो मैंने यहाँ 36m कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो m बचेगा, यहाँ 36 के अलावा 5 था, तो यहाँ 5m तो कॉमन आ गया, सॉरी m कॉमन, हाँ एक m कॉमन लिया तो m आया, यहाँ पर 36m चला गया, बचेगा 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया m इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 0 होगी या m की वैल्यू 5 होगी। तो m की दो वैल्यूज आई 0 और 5। तो m यदि 0 होगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी क्या? इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, क्योंकि a में m है, तो m 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम m की वैल्यू क्या लेंगे, देयरफॉर m शुड बी 5। m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 पॉसिबल नहीं है। m 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, तो इक्वल रूट्स की तो बात ही क्या। हाँ, तो यहाँ पर आपका देखो सॉल्यूशन, रिजेक्टिंग m इक्वल टू 0, इन्होंने लिखा है रिजेक्टिंग m इक्वल टू 0 वी गेट m इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स करना है आपको, 4 स्टेप्स। अब वो आपके ऊपर है, आपको मतलब सारी बातें आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है टेंजेंट टू सर्कल्स में। तो अभी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बट अभी हम जब रिवीजन करेंगे देन वी विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि होता क्या है। अब हमको बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। हमने P से 2 टेंजेंट PA और PB डाल दिए सर्कल में विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसका सेंटर O पर है और रेडियस R है। इफ़ OP इक्वल टू 2R, ये जो साइड है ये डायमीटर के इक्वल है, तो हमसे एंगल APB पूछा है और पूछा है ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है। हाँ, मतलब हमको इस ट्राइंगल को अभी आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो आप सिंपली क्या देखो कि बेटा यहाँ पर हमको ये पता है, यदि हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें तो ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एंगल OAP की वैल्यू तो 90 डिग्री है। रीज़न क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमको जब एंगल निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। हमको हमारे पास साइड्स पता है, वी नो दैट दिस इज़ R एंड दिस इज़ 2R, और इस एंगल को निकालना है हमें, ये पूरा एंगल निकालना है। पर हमें क्या पता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये जो लाइन होती है OP वो एंगल का बाइसेक्टर होती है। तो हम ये वाला एंगल निकाल लें, मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, कि लेट एंगल OPA थीटा है। तो इस एंगल के लिए ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस से मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, साइन से। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा हमें पता नहीं है क्या है, पर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर R है और हाइपोटेनियस 2R है। तो R और 2R आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, हाफ। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे। तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू साइन 30। तो कंपेयर करना आपको आता ही है कि इधर भी साइन थीटा, इधर साइन थीटा 30 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। थीटा आपका 30 आया, पर थीटा 30 आया है मतलब ये वाला पोर्शन, पर हमें पूरा ये एंगल चाहिए। तो एंगल APB 2 टाइम्स है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल APB इस 2 टाइम्स एंगल APO, तो उसकी वैल्यू 2 थीटा है, मतलब 2 इंटू 30। तो ये एंगल आपका क्या आ गया, 60 डिग्री। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री, टेंजेंट्स के बीच में यदि एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो आपको ये तो पता ही है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है और ये एंगल 60 है, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास। तो तीनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब आप ये रिजल्ट याद रखो कि यदि आपका पॉइंट जहाँ से टेंजेंट आ रहा है उसका सेंटर से डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल हो, तो टेंजेंट्स के साथ
कॉर्ड जो बनेगी वो एंगल जो ट्राइंगल बनाएगी दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, यदि ये एंगल 60 डिग्री दे दिया तो ये 2r के इक्वल होगी। दोनों रिलेशन याद रखना। हाँ, डायरेक्टली आपको कई बार काम आ जाती है चीज़ें याद रहें तो, कि यदि हमको बोला ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें पता होना चाहिए ये 2r आएगा, या हमको बोला ये 2r है, दिस इज 2r, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये एंगल 60 आएगा और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। दोनों बातें दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है। ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये देखो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया है बताऊँ क्या मैं, आप देख सकते हो ये सैम्पल पेपर आपके पास सीबीएसई की साइट पे सैम्पल पेपर उसका सॉल्यूशन है। इसमें इन्होंने क्या किया है, डायग्राम तो बनाई हुआ है क्वेश्चन में। एंगल APO को थीटा अज्यूम किया, एंगल APO इस एंगल को अज्यूम किया थीटा, इस बात के हाफ मार्क, फिर साइन थीटा लगा करके थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकाला, इसके आधे नंबर। हाँ, फिर एंगल AP भी डबल है तो वो एंगल 60 डिग्री निकाला, इसके हाफ मार्क्स। फिर हमने ये एंगल इक्वल करे क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल हैं, उसके हाफ मार्क। तो ट्राइंगल AP भी इक्विलेटरल हुआ, इस बात के भी हाफ मार्क्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब ये सब ढंग से स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट में लिखते हैं कि ये की पॉइंट्स है, ये आपके उसमें आने चाहिए, या इससे मिलती जुलती कोई बात जिसका मतलब ये निकल रहा हो, ये आपके सॉल्यूशंस में दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CSA, द कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर कोन इज 1 2 3 2 0। तो हमें क्या गिवन है, कोन है और कोन का CSA है, कोन का CSA 1 2 3 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस दे रखी है 56 सेंटीमीटर, हमको हाइट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं हमने उसी पैटर्न में लिख दिया। हमको CSA गिवन है, हाइट निकालना है। अब CSA का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CSA का फॉर्मूला आपका होता है पाई RL। तो पाई RL इक्वल टू CSA लिख देती हूँ मैं भी, है ना, CSA इज पाई RL। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा पाई इज 22.7, रेडियस हमें दी है 56, स्लांट हाइट हमें पता नहीं, CSA है 1 2 3 2 0। 7 से 56 कैंसिल होता है, 7 8 जा 56। स्लांट हाइट निकालने के लिए 1 2 3 2 0 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8 होगा। ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है, 8 4 जा 32, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो मैंने 8 से इसको डिवाइड किया, 8 1 जा 8 बचेगा 4 43, 8 5 जा 40 बचा 3 32, 8 4 जा 32 और ये 0। जैसे 154 आया अपन तो खुश हो गए कि ये 7 होता है, 22 7 जा L आ गई 70। तो L हमारी आ गई 70 सेंटीमीटर, पर हमसे L नहीं H पूछी थी, तो हमें अब H का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो H इक्वल टू क्या होगा, √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो L तो आपकी 70 है, तो 70 स्क्वायर माइनस R थी 56 का स्क्वायर। अब देखो इसकी कैलकुलेशन सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो क्या आ जाता है कि ये 14 5 जा, ये 14 4 जा है, तो आई कैन टेक 14 कॉमन। हाँ, ये 14 5 जा 70 है, 14 4 जा 56 है, दोनों में 14 का स्क्वायर आ रहा है, तो 14 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 14 3 जा 42। आई कैन डू लाइक दिस, पर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बता देती हूँ मैं भी क्या क्या करना। तो 14 टाइम्स ये हो गया 25 माइनस 16, तो 14 इंटू 9 √9, तो 14 इंटू 3, तो वैल्यू क्या आ गई 42। अब ये इंटरमीडिएट स्टेप्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, अब जितनी जल्दी आंसर निकाल लोगे इट्स योर कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मैंने इसको क्या किया, 70 को लिखा मैंने 14 इंटू 5 और 56 को लिख लिया 14 4 जा, क्योंकि मुझे टेबल आता है 14 का, राइट। तो ये 70 स्क्वायर था, तो ये 14 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मैं ओरली कर सकती थी 3 स्क्वायर, तो 14 इंटू 3 42, आंसर डायरेक्ट आ गया। पर यदि आपको नहीं आता है चलो तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते थे। आप यहाँ पर क्या करते हैं, 70 माइनस 56 इंटू 70 प्लस 56, रूट में 70 माइनस 56 इज 14 और 70 प्लस 56 इज 6 7 5 12 126। अब ये आपका 14 9 जा 126 होता है, तो ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 9। अब स्क्वायर रूट लोगे, 2 14 है 9 3 का स्क्वायर है, तब भी आंसर क्या आया 42 सेंटीमीटर। हाँ, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोसीड। या आपको ये भी नहीं आता तो भाई 70 का स्क्वायर तो हो जाएगा
4900, 56 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर माइनस करो और फिर आंसर क्या आ रहा है हमारा 42। तो 42 का जो भी स्क्वायर है वो आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लो तो आओगे। तो आंसर तो यही आएगा। मेथड आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस गर्ग recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the modal marks of the students of the class as 45. मोड क्या कैलकुलेट किया 45। तो मॉडल क्लास क्या होगी, जिस क्लास इंटरवल में 45 लाए करता हो वो आपकी मॉडल क्लास होगी। हाँ, ये पढ़ के क्लिक करना चाहिए। वाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। मैंने आपको बोला था स्टेट्स पढ़ाते वक्त मिसिंग फ्रिक्वेंसी का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्वेंसीज गिवन है, ये फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, हमने इसको लिख दिया x। तो अब सबसे पहले हम देखें कि मोड हमें क्या दिया था 45, मोड की वैल्यू 45 है। ये किस क्लास इंटरवल में लाया करता है 40 to 60। तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास आपकी हो गई 40 to 60। जैसे ही मॉडल क्लास फिक्स हुई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40, क्लास साइज 60 माइनस 40 इज 20। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी इज f1, f1 क्या हो गया x, f0 उसके पहले 10, f2 उसके बाद दैट इज 6। फिर अब हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो मोड इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, मोड इज 45, लोअर लिमिट इज 40 प्लस f1 मतलब x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ 20। तो पहले तो 40 इधर जाकर 45 में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा 5 और इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 माइनस 6 ऐड होके 16 और यहाँ 20 है। 5 और 20 आपस में कैंसल होते हैं क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये पूरे के साथ डिवाइड में। तो ये 4 आया, ये 1 आया, ये नंबर इक्वल टू के उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 16 इक्वल टू 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x माइनस 40। तो 2x इधर आएगा, 4x माइनस 2x बचेगा 2x माइनस 40 उधर जाएगा तो माइनस 16 प्लस 40 क्या बचेगा 24। तो 24 अपॉन 2 दैट इज 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इज 12। ठीक है, ये पूरा करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यू कैन चेकआउट, पिछले क्वेश्चन में भी CSA का फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क हैं। हाँ, CSA का फॉर्मूला लिखा, हाफ मार्क मिल गए आपको, कंपेयर किया, वैल्यू रखी और L निकाला तो 1 नंबर मिल गया। फिर नेक्स्ट हाफ मार्क आपका है H निकालने का, आधा नंबर, फाइनल आंसर H का, 1 नंबर L निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ मार्क फॉर लोकेटिंग ऑल दिस वैल्यूज़, कि मॉडल क्लास ये है f0 f1 f2 वैल्यूज़ लिखने का आधा नंबर है। हाँ, फिर हाफ मार्क्स फॉर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, फिर 1 मार्क फॉर द फाइनल कैलकुलेशन। जो आपने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाली, मैंने x अज्यूम किया, उन्होंने f1 अज्यूम किया है। चॉइस आपकी है, आपको जो अज्यूम करना है आप अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओह, मेरी बात कर ली। हाँ, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। भाई जो भी मेरी अभी एज है उससे मैं 5 साल छोटी होती, 5 साल पहले वाली ऋतु होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her present age. What is her present age? तो हमको सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x years। तो भाई आज वो x साल की है, तो यदि वो 5 साल छोटी होती तो क्या हो जाती है एज x माइनस 5। हाँ, बिफोर 5 years एज क्या हो गई x माइनस 5। देन what she really is, then the square of her age, तो इस एज का स्क्वायर would have been 11 more than 5 times her present age। तो 5 times प्रेजेंट एज से 11 ज़्यादा होता, तो x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 11, ये कंडीशन है और आपसे x ही पूछा है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन सबको इसी स्टेप में इधर भेज दीजिए। तो माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स, तो माइनस 10x माइनस 5x ऐड हो गए, साइन नेगेटिव, माइनस 15x, 20 प्लस 25 माइनस 11, साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन माइनस प्लस का आएगा क्योंकि नंबर बड़ा है, तो प्लस 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो कि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। 14 वन ज़ा 14 और 14 प्लस 1 15, तो माइनस में 14 और माइनस 1 कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14x प्लस 14 इक्वल टू 0। ज़रूरी थोड़ी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली हो जाए, उन्होंने बोला नहीं कि ये लगाओ, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लें, x बचेगा x माइनस 1, माइनस 14 कॉमन लेंगे ताकि x माइनस 1 आए, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू या तो 1 है या 14 है, मतलब या तो ऋतु 1 साल की है या 14 ईयर्स की, तो मेरी बात नहीं हो रही है ना। तो भाई अब देखो, यदि 1 ईयर की होती तो 5 साल पहले तो माइनस 4 ईयर्स की होती, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो उसकी एज कितनी होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अब हम इसको चेक भी कर लें, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 साल की थी, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और अब 14 5 ज़ा 70, 70 में 11 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 81। आंसर करेक्ट है, आपको वहीं पर पता चल गया कि हमने करेक्ट सॉल्व किया है। इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x ईयर्स। हाँ, फिर कंडीशन में रख करके बनाने का 1 मार्क, उसको सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन निकालने का हाफ मार्क, फिर हाफ मार्क फॉर करेक्ट एज लिखने का कि x इज 14 ईयर्स, रिजेक्टिंग x इक्वल टू 1 एज इन दैट केस ऋतुज एज 5 ईयर्स अगो विल बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, नेगेटिव वाले को हम क्यों छोड़ रहे हैं उसका रीज़न प्रॉपरली मेंशन करो। देखो वेटेज है ना, उसका हाफ मार्क दिखा दिया उन्होंने कि भाई ये वाली नेगेटिव नहीं लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, रीज़न यू शुड मस्ट मेंशन प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चॉइस थी आपको पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप चूज़ कर सकते थे कि आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है सॉल्व फॉर x, इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको देखने में कितना भी टफ लग रहा हो, पर ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फार्मूला से एकदम सिंपल हो जाते हैं। ये पूरी आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये आपका b है, ये आपका a, तो a इज़ 9, b इज़ माइनस 6p और c आपका क्या हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 6p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो 6p का स्क्वायर माइनस का प्लस ही होता है, दिस इज 36p स्क्वायर, 9 4 ज़ा भी हो गया 36, मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 36q स्क्वायर। यू कैन सी ये दोनों वैल्यू सेम विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो गए, तो d आपका 36q स्क्वायर है, तो रूट d की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 6q, रूट d आपका प्लस माइनस 6q आ गया है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस 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 प्लस 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, 2a, 2 इंटू 9, तो ये 2 इंटू 9 इज 18, 18 6 से डिविजिबल है, तो हम इसमें से 6 कॉमन लेकर के पहले कैंसिल कर दें। हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया तो क्या बचा p प्लस माइनस q अपॉन, आई कैन राइट इट एज 6 3 ज़ा 18, तो 6 6 कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका आंसर आएगा p प्लस क्यू अपॉन 3, और नेगेटिव साइन लेंगे तो आपका आंसर आएगा p माइनस क्यू अपॉन 3। आपके दो सॉल्यूशन x के क्या है, p प्लस क्यू बाई 3 एंड p माइनस क्यू बाई 3। ये रहा। अब इसमें हाफ मार्क, ये
ABC की वैल्यू लिखने का। आपने इसमें ABC क्या है उसको लोकेट किया, तो आधा नंबर इस बात का मिल गया, आधा नंबर आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का मिला, एक नंबर आपको फाइनल आंसर का p+q/3 और p-q/3 फाइनल सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसको 6p + 6q/18 लिखोगे तो दैट विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि कैंसिल होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया हर चैप्टर में, जब भी HCF को प्राइम नंबर नहीं है तो डिवाइड करना है, जब तक HCF 1 ना आए तब तक आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. हमको इसमें मीडियन निकालना है। जैसे मीडियन पढ़ा आपको क्या याद आना चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर देंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। तो फर्स्ट नंबर पे तो 40 आएगा, 80 + 40 इज 120, 120 में ऐड किया तो 182, 8 और 2 10 कैरी 1, 8 और 4 12 कैरी 1, 220, 220 और 30 250, करेक्ट है। टोटल 250 ही गिवन था। और अब आपने जैसे ही आपका ये टोटल आ चुका है तो आपको ये पता है, और पहले भी पता था इनफैक्ट, n इज़ 250, तो n/2 क्या हो गया, 250 का हाफ मतलब 125। 125 किस CF में लाई कर रहा है, तो 125 आपका इस CF में लाई कर रहा है। 120 तक इधर है, 125 इस वाले में आएगा। तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, 2,3, 2 2 3 इज मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास लोकेट होते ही L क्या हो गया 2, क्लास साइज क्या हो गया 3 - 2 दैट इज़ 1, और मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या गिवन है 62, और मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी दैट इज CF इज 120। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मीडियन, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो L2 + n/2 मतलब 125 - 120 अपॉन F इज 62 इंटू क्लास साइज इज 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2 + 5/62। तो 5/62 इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, तो आई विल टेक LCM। 62 2 ज़ा 124, 124 + 5 डिवाइडेड बाय 62, तो आंसर क्या आ गया 129/62। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। आंसर आपका 2 पॉइंट, अब 2 = 5/62 भी लिख सकते हैं। 2 + 5/62 इज एक्चुअली 2 = 5/62। तो 5 को 62 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता, डेसिमल हो गया, 0 आ गया, तब भी नहीं हो रहा, एक 0 और आ गया, अब 500 हो गया, तो 6 8 ज़ा 48, तो 2.08 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी इसकी वैल्यू। मीडियन विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.08। वाह, मैंने इन्होंने भी ऐसे लिखा है, 2 + 5/62 इज 2 = 5/62, डायरेक्टली लिख सकते थे 2 + 5/62 मिक्स फ्रैक्शन, ये डायरेक्टली ऐसे ही आता है। हाँ, या 2.08 मीटर। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स जम्प बिलो दिस एंड 50% अबव इट। मीडियन है मतलब ये क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस जंप वाला क्वेश्चन था ना। लॉन्ग जंप कंपटीशन मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों ने 2.08 मीटर से कम दूरी तक जंप किया और बाकी ने उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक जंप किया। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये आपको टेस्ट पेपर में भी मिला था, इसका सॉल्यूशन हम टेस्ट पेपर में कर चुके हैं, तो हम इसको सीधे डिस्कस कर लेते हैं। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बस एंगल क्या दे दिया 60 ही है, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 है, तो सेंटर पे एंगल क्या होगा 120। अब देखो इन्होंने बताया है कि नहीं, लेट्स चेक। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 1 मार्क फॉर ड्राइंग द बेसिक सर्कल। हाँ, एक नंबर सिर्फ सर्कल बनाने का दे रहा है। OA बनाया और कंस्ट्रक्ट किया एंगल AOB 120 डिग्री, उसका भी 1 मार्क, और फिर फाइनली 90 डिग्री बना करके आपने टेंजेंट्स बनाया 1 मार्क। ये क्वेश्चन अब 3 मार्क्स के शुरू हो गए। अपना सेक्शन C स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन B, सॉरी B मेरे दिमाग में C 3 मार्क्स है, B 2 मार्क्स है। A वाज 2 मार्क्स, B इज 3 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स का था, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। एंड इट्स ईजी टू स्कोर, कंस्ट्रक्शन में किसी को भी नंबर नहीं घटते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स।
देखो तीनों ही चीज़ें पूछ ली हमसे, पहले में मोड पूछा, अगले में मीडियन पूछा, अब मीन पूछ लिया। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। इसका मीन निकालना है, तो हमको मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क एक्स आई, तो हम एक कॉलम ऐड करेंगे फॉर एक्स आई। 0 to 40 तो क्या आ गया 20, क्लास साइज क्या दिख रहा है 40, 20 40 60, 60 40 100, 140 और 180, क्लास मार्क बना दिए। अभी क्लास मार्क बड़े हैं तो आई विल नॉट यूज डायरेक्ट मेथड, आई विल प्रेफर टू यू गो फॉर स्टेप डिविजन, नहीं अज्यूम मीन मेथड। तो हमने ए अज्यूम कर लिया 100 को, तो अब हम क्या निकालेंगे डी आई, तो डी आई यहाँ पर क्या आएगा 0, टेबल किसका चल रहा था 40 का, तो -40 -80, इधर क्या आ गया +40 +80। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या हो गई 12 8 जा 96 -960, 42 जा 80 तो -800, ये तो 0 ही आएगा। 43 जा 120 एंड 23 8 जा तो 0, 8 3 जा 24 बचेगा 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 8 3 जा 20, करेक्ट। अब हम इन सबको प्लस करें टू कैलकुलेट सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई माइनस वाले ऐड होके क्या हो गया 0 6 17, 8 8 16 17 -1760, और ये ऐड होके हो गए 40 और 2 60, 8 और 2 18 और 2 20 और 30 3060। तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है, उसमें से माइनस करें तो क्या बचेगा 60 60, तो ये हो गया 0 0 और 30 में से 17 तो 3 20 1300, ऐड करके देख लो, ये हो गया 60 17 3 20 30, करेक्ट है। तो ये सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई 1300। सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमको टोटल करना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो 20 और 30 50 और 30 85 85 और 2 और 3 5 90 100 120, तो इसकी वैल्यू क्या है 120, सिग्मा एफ आई इज़ 120। अब हम फॉर्मूला लगाएं, ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और एक बार ही लिख दें इसको बाय एज्यूम मीन मेथड, ना ये भी मेंशन कर दो। तो हमारा ये क्या हो गया एक्स बार इक्वल टू 100 प्लस 1300 अपॉन 120, एक 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 प्लस 12 1 जा 12 बचेगा 1, 10 हो गया, डिवाइड नहीं होगा 10 डेसिमल। अब ये हो गया 100, तो 12 8 जा 96 बचेगा 4 40, 12 3 जा 36, ऐड करेंगे 110.83, ये हमारा मीन आ गया। इन्होंने इसको किया है डायरेक्ट मेथड से, तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं करते, आई डोंट प्रेफर दैट वन, उसमें कैलकुलेशन में देखो टाइम ज़्यादा लगता है इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, ये जल्दी हो जाता है फटाफट, और स्टेप डेविएशन होती तो और भी छोटा हो जाता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट है applications of trigonometry. Question is from height and distance. Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. दो पोल हैं अलग अलग हाइट के, हाँ एक लेवल ग्राउंड पे खड़े हैं, स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये डिस्टेंस ए बी, हाँ ये पी और ये क्यू कर दिया मैंने, या हम एक काम करें हम ढंग से लिख दें ए बी सी डी, ए बी और सी डी आपके क्या हो गए पोल्स, और बी सी हमको क्या गिवन है 20 मीटर फ्रॉम ईच अदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फर्स्ट फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। जो बड़ा है उसका एंगल 60 डिग्री क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, दूसरे का एंगल टॉप का एंगल 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल, दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है, मतलब डी सी माइनस ए बी इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो हम क्या करें एक बार, अब एक बार यहाँ पर लिख देना ए बी एंड सी डी आर पोल्स और बी सी इक्वल टू 20 मीटर,
ये तो डायग्राम में बना दिया तो ज़रूरत नहीं है। अब इन ट्राइंगल ABC में क्या लगेगा 10 30। इसकी हाइट को हमने h मान लिया, इसकी हाइट को हमने कैपिटल H मान लिया। तो इन ट्राइंगल ABC 10 30 इक्वल टू क्या होगा स्मॉल h अपॉन 20। 10 30 इज 1/√3 तो इक्वल टू h अपॉन 20। तो h की वैल्यू क्या हो गई 20 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे तो 20√3 अपॉन 3 मीटर। ये इसकी हाइट आ गई 20√3 अपॉन 3 मीटर। अब हम इस ट्राइंगल में लगाएं इधर वाले में दिस वन टू कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस पोल। तो अब इन ट्राइंगल BDC 10 60 इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 20। 10 60 इज √3 और 20 इधर आ गया तो कैपिटल H की वैल्यू क्या आ गई 20√3। अब हमको जो निकालना है वो है h माइनस h, दोनों की हाइट का डिफरेंस। तो दोनों की हाइट का डिफरेंस क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़ तो 20√3 माइनस 20√3 अपॉन 3 माइनस 20 अपॉन √3 था तो उसको मैंने 20√3 अपॉन 3 लिखा। LCM लेंगे, ये 3 इधर आएगा तो 23 था 60√3 माइनस 20√3 अपॉन 3। न्यूमरेटर लाइक टर्म से माइनस हो जाएगी, बचेगा 40 अपॉन 3√3 मीटर। पर मैंने आपको ध्यान देना है √3 की वैल्यू 1.73 लेना है। तो आंसर डेसिमल में अब रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी रखूँ वहाँ रखूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, हम लास्ट में रखेंगे। हमको फाइनल आंसर तो ये चाहिए, तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें √3 इज़ 1.73 तो 40 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3। तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। 4 3 12 कैरी 1, 17 4 68 और 1 69। तो ये हो गया 69.2 अपॉन 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 6 3 3 9। अब ये डिवाइड नहीं होगा, 3 6 18 और फिर वो आपका 666 बार चलता जाएगा। तो 23.66 मीटर ये हमारी वैल्यू आ गई h माइनस h की। तो क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का 1 मार्क, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर फॉर मेकिंग करेक्ट डायग्राम। हाफ मार्क एक ट्रायंगल में लगाने का, हाफ मार्क दूसरे ट्रायंगल में लगाने का, 1 मार्क फाइनली ये कैलकुलेट करके डिफरेंस कैलकुलेट करके निकालने का 1 नंबर। हाँ तो इस तरह से आपका ये पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैसे हम उसको अचीव करें। इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन है A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. एक बॉय है 1.7 मीटर टॉल is standing on a horizontal ground 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो 50 मीटर ये हो गया, A B आपका वो बच्चा है, C D आपकी बिल्डिंग है, ये दोनों ही वर्टिकली खड़े होंगे। ये हाइट है 1.7 मीटर। 50 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। तो अब आपको क्या पता है ये 1.7 है तो ये भी क्या हो गया 1.7। इसको हमने मान लिया स्मॉल h, इस पॉइंट को हमने बोल दिया E। तो हमें इस और ये 50 है तो ये भी क्या हो गया 50। हमें किस ट्रायंगल में लगाना है अब ADE। इन ट्रायंगल ADE 10 60 इक्वल टू h अपॉन 50। 10 60 इज √3, हाँ तो ये √3 है, 50 इधर आएगा तो स्मॉल h की वैल्यू क्या हो गई 50√3। पर √3 की वैल्यू यहाँ दी है 1.73 तो 50 इंटू 1.73 इक्वल टू h। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 0 से एक डेसिमल शिफ्ट हो गया, 5 3 15 कैरी 1, 17 5 85 और 1 86। तो 86.5 मीटर स्मॉल h है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ग्राउंड से मेज़र होगी, हाँ उस बच्चे की हाइट भी उसमें जोड़नी पड़ेगी। इज दिस CD। तो CD इक्वल टू h प्लस 1.7 मतलब 86.5 प्लस 1.7। तो 7 और 5 12 कैरी 1 6 7 8 88.2 मीटर ये आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई। और यहाँ पर ये लिखना AB इस बॉय
CD is building। बाकी चीज़ें आपके डायग्राम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसका भी सॉल्यूशन देखो, डायग्राम बनाने का 1 मार्क। हाँ, ये 1.7, ये आपका ऊपर, ये 50, ये 60। लेट PR बी द बिल्डिंग एंड AB बी द बॉय। डिफाइन करना है कि PR बिल्डिंग, AB बॉय, जो भी आपने अज्यूम किया। इन ट्राइंगल PQR, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये 50 है तो ये 50, ये डायग्राम में शो कर दो, अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता कि रेक्टेंगल बन रहा है वगैरह, डायरेक्ट किया है। 1 मार्क निकाल लिया 50√3 का, और आंसर, फाइनल आंसर का 1 मार्क। दिस इज हाउ 3 मार्क्स क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी अटेम्प्टेड। तो हमारा आज की क्लास का टाइम इतना करने में ही चला गया। तो अब हम कल करेंगे सेक्शन C, दैट इज़ 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो आप भी सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसी पैटर्न पे, ताकि आप बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू।